सभी को मेरा नमस्कार। हमारी वोकल फॉर लोकल की सीरीज में हम बहुत सारे विद्वानों को बुलाते हैं। आज हमारे साथ एक भारतीय मूल के लेकिन विदेश में रहने वाले, यूएस में रहने वाले एक विद्वान हैं जिनका नाम है देवेंद्र सिंह जी, जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है हिंदी यूएसए के, जो हिंदी भाषा को यूएस में फैला रहे हैं। उनसे जानेंगे कि वोकल फॉर लोकल को भाषा से कैसे जोड़ते हैं वो। देवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार शांतनु जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मुझे लगता है कि जो वार्तालाप होगा उससे कुछ लोग लाभान्वित हो पाएंगे। और चर्चा करने में आपके साथ बहुत मजा आएगा। आप तो डिबेट्स में जाते रहते हैं। जी जी जी। और चलिए, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं अपना पूरी यथाशक्ति प्रयास करूंगा, जी जो भी जी मुझे लगता है उत्तर देने चाहिए। जी। देवेंद्र जी हिंदी यूएसए के, जो एक संस्था है जो बहुत सारे लोगों को हिंदी पढ़ाती है, यूएस में बच्चों को हिंदी पढ़ाती है, उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं। उनके लिए मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। देवेंद्र जी, मैं कुछ ऐसे शुरू करूंगा। अभी कोरोना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टर्म दिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर जी भारत। जी इसको मैं भाषा से जोड़ना चाहूंगा और आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जी। कि आपको क्या लगता है कि भारत से अलग एक विदेश की धरती पर बैठे हुए हिंदी का क्या रोल हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के इस अभियान वोकल फॉर लोकल पे? पहला तो सीधा सा प्रश्न पूछूंगा कि वोकल फॉर लोकल को आप हिंदी भाषा से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, जब भाषा, मुझे लगता है जब समृद्ध होती है, कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो या जो भी हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, अगर वो समृद्ध होंगी तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। अपनी भाषा के प्रति जब अपना सम्मान हमारा बढ़ता है तो हमको लगता है कि हम उस चीज को बढ़ाएं। जो लोकल जो प्रोडक्ट्स होंगे, अगर भाषा है तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी लोगों के लिए। और जब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो उत्पाद जो है वो ज्यादा बढ़ेगा और उसकी सेल ज्यादा होगी। और तो ये मुझे लगता है कि एक लोगों में एकता जो है वो भाषा के द्वारा आ सकती है, जो हम लोगों ने अमेरिका में भी कोशिश की है। हम्म। और सभी लोग एक ही उद्देश्य के लिए काम करेंगे और बटे नहीं रहेंगे। तो ये मेरा मानना है कि भाषा जो है इन चीजों को हेल्प कर सकती है। देवेंद्र जी, आप कहना चाह रहे हैं कि भाषा केवल कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का माध्यम नहीं है, भाषा उससे एक बड़ा आयाम है। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि कोई कहेगा नहीं भाई इंग्लिश भी भाषा है, उसमें बात कर लीजिए, बात ही तो करनी है आपको। अब मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं हिंदी में बता दूं, इंग्लिश में बता दूं, या आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं है, भाषा उससे कुछ एक ज्यादा स्तर पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि हम लोग अमेरिका में 40 वर्षों से हैं। है? जी। और मेरे दो बच्चे हैं यहाँ पैदा हुए और दोनों हिंदी लिखने, बोलने, पढ़ने में, तीनों चीजों में निपुण हैं। हम्म। और दोनों अच्छे विद्यार्थी हैं और टॉप पीएचडी भी कर रहे हैं अमेरिका में। तो खाली कम्युनिकेशन तो ठीक है, हम लोग उसमें वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हिंदी सीखने से बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और भारत से अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। नहीं तो आपने देखा जैसे त्रिनिदाद टोबैगो वगैरह में जो लोग, उनसे लिंक टूटता जा रहा है। मतलब वो अच्छे हैं लेकिन हिंदी भाषा नहीं आने के कारण हिंदी फिल्मों में चाहे वो डांस कर लें, गाना गा लें, लेकिन वो अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। उनको उनको जो गाने पे जो डांस करते हैं उनको मतलब नहीं मालूम है गाने का। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग, नहीं तो कल्चर जो है हमारा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और फैमिली बॉन्डिंग जो है मुझे लगता है कि भाषा से बनी रहती है। मैंने हम्म। स्वयं देखा है कि हम लोग ने 2 बच्चों से ये हिंदी वैसे संस्था शुरू की थी और अब 4000 बच्चों को हम हिंदी पढ़ाते हैं। तो ये फैमिली बॉन्डिंग जो होती है, मैं जब हिंदी जो बच्चे सीख रहे हैं उनसे जब मिलता हूँ तो कभी बच्चे आके पैर पड़ेंगे, नमस्ते करेंगे। और दूसरी, अगर हिंदी भाषा नहीं जानते तो अंकल हाय हेलो करके वो कान में अपना लगाए रहते हैं ईयरफोन, और वो लोग अपना चले जाते हैं। ये उनको आपने उतना बहुत अच्छी बात इंटरेस्ट नहीं बताई। डेवलप होता। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हिंदी या भारतीय किसी वर्नाकुलर भाषा को जानना केवल कम्युनिकेशन नहीं है, और उससे ज्यादा है, वो भाषा के साथ भारत का कल्चर भी लाता है। तो जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक बालक सामने से आता है जो इंडियन मूल का है, जो भारतीय मूल का है, सामने से आता है, वो हेडफोन लगा के आपको हाय अंकल बोलता है। या फिर एक दूसरा बालक है जो आपके पास आता है, आपके पैर छूता है, बोलता है नमस्ते। तो उसमें अधिक वो हिंदी भाषा के साथ आया है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि केवल भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, उसके साथ अपना कल्चर, अपना इतिहास साथ में लेके आती है। एक चीज और आपको बताऊं कि मोदी जी के भाषण आजकल बच्चे बहुत रुचि से सुनते हैं और भारत की राजनीति में भी वो लोग रुचि ले रहे हैं। उनको लगता है कि हाँ, एक, हम्म। क्योंकि
आप शांतनु जी देखेंगे जो व्यक्ति मजबूत है वही लोगों को जोड़ सकता है। तो अब लोगों में चाहे राजनीति के प्रति बच्चों में उतना ज्यादा उत्साह ना हो, लेकिन वो मोदी जी के प्रति बहुत उत्साह है कि हाँ मोदी जी जो बोलते हैं और उनको सुनना है, तो उनको हिंदी आएगी तो अच्छी तरह से सुन पाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि हम्म ये एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। और उसको देखिए आप, आपकी पोशाक, आपकी वेशभूषा, आपका रहन सहन, आपका खाना, ये सारी चीजें भाषा से जुड़ी हुई हैं। ये हम्म सारे हम्म हमारी हम्म संस्कृति के स्तंभ हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बच्चे जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैंने ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि ये जानने से बच्चों में अपनी भारतीय संस्कृति, भाषा और अपना जो भारत में जो हो रहा है उसके प्रति लगाव बढ़ा है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि केवल बॉलीवुड ही नहीं, उससे तो शायद वो मूवी देख लें ना देख लें, लेकिन भारत के जो बड़े वक्ता हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं या योगी आदित्यनाथ हैं या और बाबा रामदेव हैं, उनकी बातें भी उन तक पहुंच पाती हैं। जो हमने देखा है कि एक जमाने में जर्मनी में बहुत सारे लोग भारत आए, उन्होंने संस्कृत सीखी, हिंदी सीखी, भारत के साहित्य को पढ़ा, भारत के वेदों को पढ़ा और उससे जा जाके फिर अपनी रिसर्च करी और अपने नाम से प्रकाशित करी। ये जर्मन में मैक्स मुलर से शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है वो। और हम लोग नहीं पढ़ पाए उसको आज तक उतनी 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 गहनता से। जी। उन्होंने रिसर्च करके अपने मॉडल से दे भी दी। अब निकल के आ रहा है कि कैसे अलजेब्रा भी भारत से निकली और बहुत बहुत सारा साइंस भी भारत से निकली। देखिए, मैं आपकी जर्नी पे आऊंगा, वो तो मुझे उसमें बहुत रुचि है हिंदी यूएसए की, वो मैं अपने लास्ट के क्वेश्चन के लिए रख रहा हूँ। पहले मैं एक और क्वेश्चन इसी पे पूछूंगा कि भारत में जो पढ़ाई होती है, खासकर जो उच्च शिक्षा होती है, वो सारी इंग्लिश में होती है। चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो लॉ की पढ़ाई हो। लेकिन जब मैं जाता हूँ अपने मित्रों से बात करता हूँ जो जापान में रहते हैं, जो जर्मनी में रहते हैं, वो कहते हैं वहां पे जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, वो भी उन्हीं की भाषा में होती है, इंग्लिश में नहीं होती। अगर आप इंग्लिश में एक बड़ी किताब लिखते हैं तो आपकी, और अगर वो आपको लगता है कि पूरे विश्व में जाए, तो आपकी मजबूरी है कि उसे आप जर्मन और जापानीज में ट्रांसलेट करें, नहीं तो वो नहीं पहुंच पाएगी वहां पे। तो आपको बिल्कुल। क्या लगता है जो हायर एजुकेशन है, इसमें अपनी स्वदेशी भाषाओं का इस्तेमाल करना, ये कितना आत्मनिर्भरता की ओर जाता है, ये खासकर शांतनु हायर जी एजुकेशन? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले जैसे मैंने थोड़ा सा इंगित किया कि जितने ज्यादा लोगों को एजुकेशन में सहायता मिलेगी, जो लोग ज्यादा हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ पाते हैं, अगर उनकी ही भाषा में हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में शिक्षा दी जाएगी तो ज्यादा लोग शिक्षित होंगे। अब ज्यादा लोग शिक्षित होंगे तो अवसर बढ़ेंगे उनके लिए। और मुझे लगता है कि माइग्रेशन भी कम होगा। जैसे बिहार से, उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग वहां भागते हैं जहाँ पे जॉब्स हैं। अगर लोकली जगह रहेंगे तो माइग्रेशन कम होगा, लोग वहां पे अपना, उनको हैसल्स वगैरह हैं वो बहुत कम झेलनी पड़ेंगी परेशानियां। इसके अलावा हमारा जो कल्चर जो है बच पाएगा, जो स्थानीय कल्चर बच पाएगा। मनी भी सेव करेंगे, परिवार में लड़ाई झगड़ा कम होगा। और बहुत सी चीजें जो चलती हैं, लोग बाद में समझ रहा जाके हूँ। उनको परेशानी होती है जीवन में, उसमें अपना जीवन भी कभी कभी उन लोगों को देना पड़ता है। तो सेल्फ प्राइड बनेगी। तो अपनी और भाषा देखिए, जितने आपने बताया, जापान है, चाइना है, जर्मन है, रशिया है, कोई मतलब सभी अपने अपनी भाषाओं में, उनकी एक भाषा है और अपनी भाषा में वो लोग आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बढ़ सकते। संस्कृत जो थी हम लोग बढ़े थे। जो मैकॉले की वो हो गई है, जो हम लोगों का जो सिंड्रोम जो है, स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, वो मुझे लगता है कि कम होगा जितनी प्राइड आएगी। बिल्कुल और प्राइड आएगा। बहुत सी चीजें जो हैं भाषा सीखने से आएंगी। और जो दो तीन पॉइंट जो मुझे लगे कि ये हैं कि अवसर बढ़ेंगे और माइग्रेशन कम होगा, अपना कल्चर बचेगा, ये सारी चीजें जो हैं उसके साथ मेरे ख्याल से भाषा सीखने से, स्थानीय भाषा के साथ में उन चीजों का प्रभाव बढ़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं आता हूँ आपकी खुद की जर्नी, जो हिंदी यूएस से आपके पीछे मैं देख भी रहा हूँ, एक भारत का मानचित्र भी है पीछे बहुत सुंदर। और शायद मुझे देख पा रहा हूँ तो माता सरस्वती की एक मुझे प्रतिमा भी दिख रही है वहां पे, बहुत सुंदर। अमेरिका में रह के आपने ऐसे संस्कार रखे हैं अपने घर में। और आपने अभी मुझे कहा कि 4,000 बच्चों तक पहुंचाया, तो इसकी जर्नी बताइए कि क्यों लगा आपको कि अमेरिका में बैठ के, आप तो वेल प्लेस्ड रहे होंगे, आपको हिंदी पढ़ानी है, और अभी किस तरह से आपका फैलाव है, कितने कितने स्टेट्स में? मुझे लगता है आपने जैसा बताया, आप न्यू जर्सी में रहते हैं, एक स्टेट है ईस्ट जी। कोस्ट की तरफ। तो अभी कहाँ कहाँ पे आपके स्कूल चलते हैं, कैसे चलते हैं, कौन पढ़ाता है, बच्चे क्यों आते हैं, क्या इंसेंटिव है उनका हिंदी पढ़ने का? थोड़ी उसकी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी हिंदी यूएसए की। ये मैं शांतनु जी 40 साल से अमेरिका में हूँ। और जब भारत में थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि कभी यहाँ पे आके हम लोग हिंदी का काम करेंगे। लेकिन जब मेरी शादी हुई, जब पत्नी भारत से आई,
तो फिर हम लोगों को लगा कि यहाँ पर जो कल्चर बचाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अगर हम लोगों ने कितना भी पैसा कमा लिया, कुछ भी अचीव कर लिया और बच्चे अगर अच्छे हिंदू नहीं बने, तो फिर हम लोगों का यहाँ पे आना जो है वो कारगर साबित नहीं होगा। तो हमारी यात्रा अपने बच्चों को ही हिंदी सिखाने से प्रारंभ हुई और हम लोगों ने मंदिर में डाला पहले बच्चों को। लेकिन वहां पे हमने देखा कि लोग बेबी सिटिंग के लिए छोड़ जाते हैं बच्चों को। वहां पे हिंदी का ऐसा नहीं, बच्चे मतलब सब सीख रहे हैं, योग भी सीख रहे हैं और संस्कृत श्लोक भी सीख रहे हैं, नाटक भी कर रहे हैं और हिंदी भी सीख रहे हैं। लेकिन हमको लगा कि हमको हिंदी ही सिखाना है, वो हम लोगों की प्राथमिकता है। तो फिर हिंदी यूएसए का जन्म हुआ और हमें ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये यात्रा इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, इतने ज्यादा नंबर हो जाएंगे। तो हमारे साथ एक तो हमारे बच्चों ने बहुत साथ दिया। हमारे जो बच्चे थे हम लोगों ने उनको घर में हिंदी सिखाई और अच्छे उनको हमारा था कि अच्छा हिंदू उनको बनाना है और धर्म को भाषा से अलग करके हमने कभी नहीं देखा। और तो वो जब बच्चे अच्छा करने लगे अपने प्रारंभिक शिक्षा में, तो फिर दूसरे यंग भी लोग जुड़ने लगे। जब मैं यंग था तो हमारे साथी, हमने कहा भी हमको हिंदी पढ़ाना है और आपके बच्चे भी हमारे बच्चे जैसे हिंदी सीख सकते हैं। तो लोग जुड़ने लगे। उसके बीच में मुझे कविताएं करने का शौक हुआ, तो कविताएं करके लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने लगा। फिर एक पाठशाला खुली, फिर धीरे धीरे ऐसे मतलब यात्रा बढ़ती गई। तो वो हमने ये प्लान नहीं किया था, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हम कभी 4,000 बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी तो ऐसी स्थिति है कि ये मेरा तो स्वयं सेवा का काम है, ये वॉलंटियर का काम है, इसमें कोई कमर्शियल काम नहीं है। मैं स्टेट यहाँ पे डिपार्टमेंट हेल्थ में काम करता हूँ और पूरा फुल टाइम वर्क है वहाँ पे। इसके बाद हमारा स्वांता सुखा, ये वॉलंटियर वर्क है जो उसके बाद में काम करने के बाद में जो समय मिलता है। और उसमें मेरी पत्नी का बहुत योगदान है। उन्होंने 27 पुस्तकें जो हैं हिंदी की लिखी और जिनको हम लोग अपने हिंदी यूएसए के पाठ्यक्रम में हम लोग उनका यूज करते हैं। और उसको हमने कहा कमर्शियल नहीं, उनको भी स्वयं सेविका के रूप में काम कर रही हैं। और जितने हमारे जितने वॉलेंटियर हैं सभी करीब 300 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और सभी स्कूलों को इंचार्ज बना दिए अपने अपने स्कूल में, सब लोग चलाते हैं। उसके अलावा अमेरिका में और भी अन्य पाठशालाएं चल रही हैं, उनकी भी हम लोग सहायता करते हैं क्योंकि किसी के पास ऐसी पुस्तकें और पढ़ाने का ढंग सिलेबस वगैरह नहीं है। तो यात्रा तो मतलब ये हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का काम नहीं है ये, इसमें ईश्वर का जरूर कोई ऐसा योगदान है। और वो काम अच्छा था और लोग जुड़ते गए और काम अच्छा था और उसमें कठिनाइयां भी आई शुरू में। और किसी काम में अगर कठिनाई नहीं आती तो आप जानते हैं, स्वयं भी जानते हैं कि उसका कोई काम की वैल्यू नहीं होती है। तो ये यात्रा मुझे लगता है कि बहुत सुखद रही है और हमने इसमें जो काम किया है, मेरे ख्याल से आने वाले वर्षों में इसमें और भी नए लोग जुड़ के, मेरा मानना है कि हिंदी जो है एक कोई मेरे काम करने से नहीं हुआ, ये कोई ऐसी पावर कोई काम की है इसके साथ में और आने वाले लोग इसको और भी अच्छा करेंगे। ये तो प्लेटफॉर्म इतना सुदृढ़ बन गया है। अब इसमें जैसे मकान की नींव बनाने के लिए हम लोग नींव को बहुत मजबूत बनाते हैं, तो नींव इतनी मजबूत बन गई है, उसके बाद आपको महल खड़ा करना हो तो फिर बहुत ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब ऑटो पायलट मोड में है, अगर मैं निकल भी जाऊं हिंदी यूएसए से तो वो चलती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आ गई है मतलब। नहीं, तो बहुत ये सही। बहुत ही अच्छी बात है, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत इसमें बड़ा योगदान है और उन्हीं की वजह से ये इतनी हम लोग इस स्थिति में पहुंच पाए हैं। तो ये करीब आपने कब शुरू करा था देवेंद्र जी, हिंदी यूएसए? ये करीब इसकी स्थापना हुई थी 2001 में जी। और गिने चुने लोग थे और बहुत उसमें रेजिस्टेंस भी आया क्योंकि मेरी कोई अ, हिंदी में कोई ऐसी शिक्षा मैंने ग्रहण नहीं की है। मैं कोई हिंदी में एमए या पीएचडी नहीं हूँ और मेरी वाइफ का भी ऐसा ही है वो सब। लेकिन एक ये था कि हमको ये काम करना है। हम लोग हिंदी के जो विद्वान हैं, जो हिंदी में उन्होंने एमए पीएचडी किए, उनसे हम लोग सहायता मांगने जाते थे कि आप हमारी हेल्प करें, आप पुस्तक को लिखने में हेल्प करें और ये सब आपको हिंदी में आपको इतना ज्ञान है और आपने हिंदी की शिक्षा ली है। लेकिन हमने देखा कि ऐसा हमको कोई सहयोग मिला नहीं। कि लोग, हमने देखा कि भाई ये लोग तो सिर्फ नाम के ही हैं, माला पहनने के लिए स्टेज पे आते हैं हिंदी के नाम पे,
लेकिन हिंदी के नाम पे योगदान नहीं दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वो कविताएं करने का था कि हम लोग कवि सम्मेलन कर लेंगे या गोष्ठियां कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना शांतनु जी ये था कि अगर भारत से कभी 50 साल बाद कोई कवि आएगा तो वो यहाँ पे कितने सुनने वाले बचेंगे। श्रोता भी तो होने चाहिए हम जिनको लोग तो हिंदी यहाँ समझ पे में आए। रहेंगे नहीं, तो यहाँ बच्चे जो हम लोगों के साथ में हिंदी खत्म ना हो जाए। हम्म। तो ये पूरा सोच के साथ काम किया था हम लोगों ने। और अब नहीं, उसके बहुत सुंदर है, बहुत कुछ हम सुंदर। लोगों को इसके जो फ्रूट्स कह सकते हैं वो दिखाई दे रहे हैं थोड़े से अमेरिका में। नहीं, आपने कहा कि जैसे आपने करीब 2001 में अपने घर के दो बालक जो आपके हैं, दो उनके साथ शुरू करा, अभी 4000 बच्चे, और कितने स्टेट्स में हैं आपका, आपके अलग अलग स्कूल जो हैं? हम लोगों राज्य के के अलग। न्यू जर्सी से शुरू हुई थी, हाँ करीब जी। 7 राज्यों में हम लोग की स्कूल हैं, बहुत जो कि सुंदर। हम लोग के स्वयं जो वॉलेंटियर हैं हमारे हिंदी यूएसए के, वो वो चलाते उनको हैं। चलाते हैं। उनका खुद का अपना स्टाफ है, सब मैनेज करते हैं। और हम बहुत लोग सुंदर। सेंट्रली सारी बुक्स वगैरह जो भी उनको ट्रेनिंग वगैरह देना है हम लोग देते रहते हैं। बहुत लेकिन सुंदर। वो लोकल लेवल पे, जैसे आपने बोला वोकल फॉर लोकल जो है, हाँ तो जी। हम लोग भी अपना जो स्कूल है वोकल फॉर लोकल, जहां जहां भी लोकल है वहीं पे हम सुदृढ़ उनको कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइज जो है वो मेरा मानना है कि जो लोकल को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। वो लोकल जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो सेंटर अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी 4000 बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, तो ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो मूलतः इंग्लिश स्कूलों में, मतलब अमेरिका के स्कूलों में पढ़ते हैं, और अभी बिल्कुल अच्छा वार्तालाप कर पाते हैं हिंदी में? अगर मैं उनसे बात करूं कभी बिल्कुल तो ये हिंदी में बात बिल्कुल कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल और ये पढ़ भी बिल्कुल पाते आप। हैं? केवल आप बोलचाल की हिंदी सिखाते हैं या नहीं पढ़ने वाली नहीं, हिंदी? तीनों चीजें, बोलना पढ़ना लिखना। मैं बहुत। बताऊं कि मेरा जो बच्चा है पार्थ, वो यहाँ पे हिंदू स्टूडेंट काउंसिल का वो अध्यक्ष भी है। उसके हम्म, आपने शायद वीडियो वगैरह देखे होंगे। जी जी। तो वो टॉप, बहुत पढ़ने में अच्छा है। उसने स्वयं हिंदी की एक पुस्तक लिखी है, जो बहुत हम सुंदर। अपने एडवांस 1 लेवल में, हमने उसको कहा बहुत अच्छा राइटर है वो अंग्रेजी में। तो हमने कहा कि हमको एक ऐसी पुस्तक लिखनी है, बनवानी है हिंदी की, जो कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उसको पढ़ पाएं। ऐसी कोई स्टोरी बुक हमको बनवानी है। हम्म। और आप इसको लिख सकते हैं, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो आप अगर हिंदी में भी लिखेंगे तो कोशिश करें। तो उसको पहले तो सेल्फ डाउट था, जैसे हनुमान जी को सेल्फ डाउट होता था कि ठीक भाई हम है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम्म। लेकिन हमको मालूम था कि वो कर लेगा। तो फिर एक बार हम लोग अपना गर्मियों की छुट्टी में भारत आए थे, तो हमने कहा भाई आपके पास 2 महीने हैं, एक जगह पे बैठ के आप इसको सोचो और लिखो। तो उसने फिर पुस्तक लिखी। फिर हमने अपने यहाँ पे जो हमारी शिक्षिकाएं उनको दिखाई, बोली तो बहुत बढ़िया उसने लिखी है। और थोड़ा बहुत सुधार करके फिर हम लोगों ने उसको पब्लिश कराया। तो वो मतलब उसको बच्चे में भी उत्साह बढ़ा एक कि हम ये काम कर सकते हैं। तो हम लोग अगर बच्चों को आगे लाएंगे और उनसे काम करवाने के प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि उन लोगों में रुचि उत्पन्न होगी अपने कल्चर के प्रति। तो अभी मैंने देखा है कि हम लोगों के हिंदी और हिंदू के धर्म के प्रति वॉलेंटियर काम करने से हमारे बच्चों में भी असर आया। तो मेरा बच्चा जो हम्म। पार्थ है, पार्थ सिंह परिहार, उसने ये रुचि लेके अपना जो हिंदू स्टूडेंट काउंसिल का वो अध्यक्ष बना। फिर अभी वो वहाँ पे डायरेक्टर है। ये लोग अपना हिंदू धर्म के भी काम करते रहते हैं। तो ये बहुत मुझे सुंदर। लगता है कि ये हमारी, जैसे कहते हैं कि इनकम ही है एक तरह की, मॉनेटरी ये इनकम नहीं है लेकिन एक कल्चरल सोशल इनकम जो सोशल है। इनकम है, और कल्चरल इनकम है। तो उसको हम लोग मतलब बहुत उसको, उससे अपनी जो मॉनेटरी इनकम है उससे भी ज्यादा मैं उसको महत्व देता हूँ। क्योंकि पैसा तो चला जाएगा, लेकिन ये अगर वैल्यू जो हम लोग छोड़ के जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारे बच्चे जो है, वो कभी हो सकता है हमको यहाँ से एक्सपोर्ट करनी पड़े भारत। जो भारत में मैं देख रहा हूँ कल्चर वहाँ का, तो ऐसा भी समय आ सकता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ बचा के रखें। और एक समय आएगा, जैसे भारत में एक छोटा सा गांव होता है, वो दिल्ली की तरफ देखता है कि वहाँ क्या कल्चर चल रहा है, वहां पे लें। हम्म। और दिल्ली न्यूयॉर्क की तरफ देखता है। तो अगर हम न्यूयॉर्क को बदल दें तो हो सकता है उसका असर हमारे गांव पे भी पड़े। ये नहीं, बहुत सुंदर एक बात कही आपने। पॉजिटिव सेंस में भी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं स्वयं ये मतलब अंदर से मैं सोचता हूँ कि हमको बाहर से, विदेशियों से नहीं ज्यादा लेना चाहिए हमारा कल्चर। क्योंकि अब योग स्वामी रामदेव जी यहाँ के सिखा जाते हैं, तो फिर लगता है कि भाई यहाँ अमेरिका में भी लोग योग कर रहे हैं तो हमको भारत में करना चाहिए। वो हम्म। अच्छी चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे अंदर स्वयं से क्यों नहीं उत्पन्न होता। हमारे पास इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी भाषाएं हैं, पूरा विज्ञान है हमारे पास, लेकिन उसको हम छोड़ के यहाँ की जो गंदगी जो है उठा रहे हैं।
पश्चिम जगत की और वहाँ की अच्छी बातें नहीं सीख रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि हम अपनी अच्छी चीजें लें और इनकी भी अच्छी चीजें ग्रहण करें। तो नहीं, वो बहुत अगर अच्छा हम आपने लोग बताया। कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम जो बहुत से काम जो है अपनी प्राइड भी बचा पाएंगे, कल्चर भाषा भी बचा पाएंगे और बच्चों को बहुत ही हम लोग एक सक्षम और एक अच्छा समाज दे के जाएंगे। नहीं, बहुत मेरा सुंदर आपने मानना जो है। दो तीन बातें कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। जैसा आपने कहा कि आपने अपने घर में बताया कि आपका जो पुत्र है पार्थ, उसने केवल हिंदी सीख के केवल उसके लिए भाषा का माध्यम नहीं बना। ऐसा ही नहीं हुआ कि बस हिंदी सीख के वो अब हिंदी पिक्चरें देख सकता है। वो वहाँ की हिंदू स्टूडेंट काउंसिल में चला गया, तो सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ भाषा से कैसे कल्चर में पहुंच रहा है। और जब वो हिंदू स्टूडेंट काउंसिल में प्रेसिडेंट रहा होगा तो उसके थ्रू उसने बहुत सारे लोगों को प्रभावित करा होगा, किस तरह से भारत का कल्चर यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रह पाए। मुझे मुझे लगता है कि अब वो दिवाली होली जो भी त्योहार है वो अलग वृहद तरह से मनाते होंगे। पहली बात जी आपने ये कही। दूसरी बात जी आपने ये कही कि किस तरह से कल्चर वहां पे प्रिजर्व हो सकता है, कि अगर आज से 50 साल बाद कोई कवि आए तो श्रोता तो हो उसे सुनने के लिए। जी और ये तो हमने कहा है कि जो 1000 साल की गुलाम, 1000 साल से ज्यादा की भी गुलामी रही है भारत में, उसमें हमें हीन भावना तो आ गई है। एक सेंस ऑफ प्राइड खत्म कम हुआ है। और हमें एक एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत है कि जब वो योग, जब जब हम प्राइड लेते हैं, बाबा रामदेव तो यहाँ पे भी रोज 4 बजे उठ के योगा सिखाते हैं, लेकिन जब बाबा रामदेव हमें टाइम स्क्वायर पे दिखते हैं योग कराते हुए तो हमें एक सेंस ऑफ जी प्राइड आता है, अरे वो लोग भी कर रहे हैं, अरे अब तो गोरे लोग भी कर रहे हैं। तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि जब तक ये चलन है इसका, उसका जितना आप लाभ ले सकते हैं ले सकते हैं, लेकिन फाइनली हमें अपने कल्चर में प्राइड आनी चाहिए। और वो बिल्कुल इतना पुराना, देखिए ऐसी सभ्यता नहीं टिक गई है हमारी हमारी सभ्यता ऐसी टिकी है क्योंकि उसमें कुछ था। उसमें बिल्कुल मेडिसिन थी, उसमें साइंस थी, उसमें भाषा था, उसमें कल्चर था। ऐसे ही नहीं टिक गई कि हम इतने सारे आक्रांताओं के बाद एक तुक्के से या फिर किसी एक चांद से रह गए। तो आई थिंक ये आपने बड़ी अच्छी बातें कही। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि आप क्या अंतर देखते हैं। आप ये 4000 बच्चों से मुझे लगता है कभी ना कभी फिजिकल भी मिलते होंगे, सामने से भी जाते होंगे, मुझे लगता है आप इनसे इनसे भेंट होती होगी आपके इन बच्चों से। एक बच्चा जो हिंदी सीख लिया है, जो बात करता है, उसे आपने कुछ चीजें तो बताई कि वो नरेंद्र मोदी के भाषण सुन पाते हैं, शायद वो रामायण महाभारत अच्छे से देख पाते होंगे। क्या फर्क दिखता है आपको उसकी आत्मनिर्भरता के ऊपर, भारत में उसकी रुचि के ऊपर? क्योंकि जो भारतीय यूएस में रहते हैं वो एक सॉफ्ट पावर भी है हमारे लिए। जैसे बिल्कुल कहते हैं कि जो ज्यू कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है और वो अपने देश के लिए, इसराइल के लिए बहुत सारी चीजें करवा लेती है अमेरिका में बैठे बैठे। और जो भारत भी बिल्कुल हो रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं वहां जाके, और 50,000 60,000 कितने लोग खड़े होते हैं रहते हैं, तो अमेरिका में एक पावर दिखती है कि इंडियंस की पावर है जो वहां के इलेक्टोरल प्रोसेस में भी एक बदलाव ला सकती है। तो भारत बिल्कुल को बिल्कुल एक श्रेष्ठ दृष्टि से देखा जाता है। तो जब ये हिंदी सीख जाते हैं या तेलुगु सीख जाते हैं या तमिल सीख जाते हैं, तो आपको लगता है कि एक सॉफ्ट पावर की तरह भी उभरते हैं ये अमेरिका में रहते रहते भी? बिल्कुल सॉफ्ट पावर तो है ही हम लोग। और भाषा के साथ देखिए अपने देश से भी जुड़ेंगे और जब यहाँ की पॉलिटिक्स में हम लोग आएंगे और धीरे धीरे आ भी रहे हैं तो उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो भारत के लिए कुछ करना चाहेंगे। हो सकता है कि डायरेक्टली नहीं करना चाहें लेकिन इनडायरेक्टली करना चाहेंगे। कुछ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ पॉलिटिशियन अभी जो है, जो 10 साल पहले हमने देखा था बहुत ही रेयर था कि कोई भारतीय लोग पॉलिटिशियन में आए। और अभी जो है वो खासकर अपनी जो कल्चर जो है और जो अपना धर्म जो है उसको भी लोग मतलब छुपाने में, कोई ऐसा नहीं कि हम छुपा के चलें। हिंदू बोलने में जो जो प्राइड है वो लोग नहीं, अब हिंदू बोलने में कोई शर्म नहीं रह गई लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा और भाषा जो है इसमें मेरे ख्याल से योगदान दे रही हो। जैसे आपने बोला कि कोई भी भाषा हो, सारी हमारी भाषाएं सक्षम हैं, हिंदी हो, तेलुगु हो, मराठी, कोई भी भाषा हो, लेकिन एक लिंक लैंग्वेज होने से जैसे आप कह रहे थे कि हम लोगों की संस्कृति इतनी महान है, इतने सालों से आ रही है। लेकिन मैं शांतनु जी कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन आप देखें कि हमने 200-300 साल में कितना खो दिया है। हमने पूरा अपना अफगानिस्तान से लेके इधर पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश निकल गया, बहुत सी चीजें निकल गई हैं। ठीक और है। लोग अभी भी कहते हैं कि भी इतने लोग आए और इतना फिर भी हम लोग इसमें बचे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बचे भी हुए हैं तो किसी ने डट के लड़ाई लड़ी होगी। हमारे पास अच्छे योद्धा थे तो उन्होंने बचाया हम लोग को। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम उस पे हम लोग आराम से बैठे रहें कि हमको कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। तो ये सॉफ्ट, चाहे सॉफ्ट पावर बन के करें और या फिर कुछ हार्ड पावर भी लेके आए, हम लोग को दोनों चीजें काम उसमें हमको करनी पड़ेंगी साथ में, तभी ये सारी चीजें बच पाएंगी।
नहीं, बहुत सुंदर चर्चा रही, और मुझे लगता है कि किसी दिन आपके और टीचर्स को भी हम किस तरह जूम कॉल पे लेंगे और उनसे बात करने में मजा आएगा। कुछ बच्चों को भी ले लेंगे जो हिंदी में बात करते हैं, कि कैसे बिल्कुल। विदेश में बैठे हुए बच्चे जो शायद पैदा भी वहीं हुए होंगे, मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे बच्चे भारत केवल छुट्टियों में आते होंगे, वो भी अब बहुत सुंदर हिंदी बोल पा रहे हैं। और ऐसे ही मैं और भाषा के लोगों से अगर आप मुझे कनेक्ट करेंगे, जो तेलुगु के स्कूल चलाते हैं, जो तमिल के स्कूल चलाते हैं, जो मलयालम भाषा के स्कूल चलाते हैं, मराठी भाषा, जैसे आपने कहा बहुत समृद्ध भाषाएं। बल्कि मैं कल ही अपने बालक से बात कर रहा था कि इंग्लिश तो देखिए लिंक लैंग्वेज बन गई है और थोड़ी आसान सी भाषा है। मैं उससे कह रहा था कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ आर यू, है ना, मैं आपसे भी हाउ आर यू पूछूंगा, आपकी पत्नी से भी हाउ आर यू पूछूंगा, आपका बालक छोटा है तो उससे भी हाउ आर यू पूछूंगा, गुस्से में पूछूंगा तब भी हाउ आर यू पूछूंगा। लेकिन हिंदी में सबका अलग अलग है। तू कैसा है, तुम हम्म। कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसी हो, सेंटेंस से पता लग गया कि मैं एक फीमेल जेंडर से बात कर बिल्कुल रहा हूँ। बड़ा बिल्कुल नुआंस है भाषा में, भाषा से वो गुस्सा भी बिल्कुल दिखा सकता है। मैं कहूंगा तू कैसा है तो आपको पता लग जाएगा कि नाराज है व्यक्ति, ये अच्छे अपशब्द बोल रहा है। अब हाउ आर यू तो हाउ आर यू है। तो एक वो बिल्कुल बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, शायद सीखना आसान है, इसलिए सब लोगों ने पिक कर ली है। थोड़ी उनके पास पावर रही, ब्रिटेन के पास पावर रही, तो उन्होंने उस भाषा को फैला दिया। फिर अमेरिका कैपिटलिज्म की भाषा बोलता है, तो उसने अपनी कंपनियों के थ्रू फैला दिया। हमें हमें देखना है कि हमारी भाषा कितनी समृद्ध है। और ऐसा सब, मेरी मेरी वाइफ तेलुगु है, और मैं देखता हूँ कि व्याकरण बिल्कुल सेम है, हिंदी की व्याकरण और तेलुगु की व्याकरण बिल्कुल सेम है, एक ही तरह से सेंटेंस बिल्कुल फॉर्मेशन है, एक ही, वहां पे भी तू तुम आप सबके लिए शब्द है। तो मुझे लगता है भाषा अपनी, ये भी हमें बताना पड़ेगा कि हमारी भाषा रिच भी बहुत ज्यादा है। मतलब वो बिल्कुल। एक मेरे ख्याल से इतने शब्द ही नहीं होंगे, एक शब्द के लिए हमारे पास कितने भाव होते हैं अलग अलग। तो मेरे ख्याल से उसमें भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि राइट। कैसे नहीं, भाषा वो में समृद्ध देखिए बहुत। आपने जैसे बोला कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, तो हम लोग को सॉफ्ट तो पावर रखनी है, लेकिन अपने को हार्ड भी बनाना है कि हमारी कोई चीज, क्योंकि हम लोग क्रिएशन में बहुत अच्छे हैं, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रिजर्व करना, बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो कौंसला, वहां से हमारा न्यूयॉर्क में काउंसलेट जो है, हाँ जी। वहां पे उन्होंने हिंदी दिवस आयोजित किया था, बहुत और सुंदर, उसमें हमारे बच्चों ने डांस किया और कविताएं की, सारी चीजें। बहुत सुंदर, तो उसका बहुत सुंदर। अगर उनका भेजेंगे, अभी उस पे यूट्यूब में है शायद, मैं उसकी लिंक आपको आप मुझे भेजूंगा। लिंक भेजिएगा। तो उसमें हमारे बच्चों ने, आप देखेंगे कि उनका हिंदी का उच्चारण वगैरह जो है, ऐसा नहीं लगेगा कि वो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं। अच्छा, उनका मतलब एक्सेंट उच्चारण नहीं है, एक्सेंट नहीं है, ऐसा कोई अमेरिकन एक्सेंट नहीं है, बिल्कुल वो शुद्ध हिंदी जैसे कोई भी भारत में बोलेगा, जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे बात करते हैं वो लोग। बहुत सुंदर। राइट। तो वो मतलब ये प्रयास रहा है हम लोगों का, और इसमें मेरे ख्याल से अभिभावक हैं, उनके माता पिता, उनका भी है। और ये चीज जैसे एक गाड़ी चल जाती है, जैसे हिंदी, वैसे की गाड़ी की मैं यही बोलूंगा कि जैसे भारत में लोग ट्रेन में नहीं बैठते, चाय पीते रहते जब तक ट्रेन नहीं चलती है, और जैसे जी। भी ट्रेन चलती है तो लोग फिर भाग के बैठने बैठना रहते। तो शुरू करते अभी हैं। जैसे मैंने बताया कि ऑटो, अभी ड्राइवर की जरूरत नहीं है हिंदी वैसे चलाने के लिए, ऑटो पायलट पे आ गई है। और बहुत लोग सुंदर। मतलब भाग भाग के आ रहे हैं, मतलब हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी, तो वो लोग कभी कभी तो गिड़गिड़ाते हैं कि भी हमको एडमिशन दे दो, हम बहुत लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं करके। तो हिंदी सीखने की जो लालसा है, जो होड़ है, वो उसके पीछे एक बहुत पहले मेहनत की गई। और ऐसा लोगों को कोई भी काम करने के लिए उनको बहुत ऐसा चाहिए कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि उनको बच्चों को यहाँ हिंदी वैसे में डालने में कुछ मिल रहा है, तभी तो वो पेरेंट्स डालेंगे। तो जी हम लोगों जी ने जी। ये रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया, और उसके लिए उदाहरण हम लोगों ने अपने बच्चे और दूसरों को भी, बच्चे मेरे बच्चे के अलावा दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता, जितने कार्यकर्ताओं के बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छी हिंदी सीखी, क्योंकि हम्म। उनको इंसेंटिव था, क्योंकि वो लोग हिंदी के काम कर रहे थे, तो उनके बच्चे भी उसमें जुड़े, हम लोग उन बच्चों को मंच पे लाए। तो हम्म। इससे जो प्लेटफॉर्म बना, तो प्लेटफॉर्म इतना मजबूत बन गया कि जो भी उस प्लेटफॉर्म पे आएगा, उसको मतलब वो गिरने का कोई चांस नहीं। प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा है कि उसमें आप ग्रो होंगे, और नहीं, प्लेटफॉर्म भी धीरे धीरे आपने मजबूत होता गया। आपने देवेंद्र जी ये काम जो करा है, ये बिल्कुल एक भागीरथ प्रयास है कि कैसे आपने भाषा के थ्रू 4,000 कल्चरल एम्बेसडर क्रिएट कर दिए हैं अमेरिका में। और ये बच्चे छोटे हैं, ये जैसे आपका खुद का बालक यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। ये सारे बच्चे 4,000 बच्चे अब यूनिवर्सिटी जाएंगे, ये उच्च शिक्षा में जाएंगे, नौकरियों में जाएंगे, लॉयर बनेंगे, बिजनेस करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे। जैसे आपने कहा शायद कुछ बच्चे राजनीति में जाए, लेकिन ये जाते जाते साथ में हिंदी से जुड़े होंगे, हिंदी के साथ नहीं, हिंदी से साथ भारत से जुड़े होंगे, भारत के कल्चर से जुड़े होंगे। आपने कहा कि बच्चे काउंसलेट, बच्चों को पता भी नहीं होता काउंसलेट क्या होता है, और आपके बच्चे काउंसलेट में जाके, अगर आप, क्योंकि काउंसलेट की जरूरत उनको ज्यादा नहीं पड़ती है, वो तो अमेरिकन सिटीजन बन चुके हैं। काउंसलेट की तो जो ट्रैवल करता है तो उनको पता है काउंसलेट क्या है, उससे कैसे सॉफ्ट पावर है, उससे कैसे बात करनी है।
तो आपने मेरे ख्याल से केवल 4000 भाषा के लोग नहीं तैयार करे हैं, मेरे ख्याल से आपने 4000 कल्चरल एम्बेसडर तैयार कर दिए हैं। तो मैं तो इस बात को आपके नमन करूंगा, आपकी पूरी टीम को नमन करूंगा। बहुत बहुत सुंदर प्रयास है आपका। मुझे बात करने में बहुत आनंद रहा इसको। बाबा रामदेव का एक चैनल है भारत स्वाभिमान, जिससे करोड़ों लोग जुड़े हैं, और आपने देखा है कि बाबा रामदेव ने किस तरह से योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से घर घर तक एक प्राइड पहुंचाई है भारतीय संस्कृति के लिए। और आप जो यूएसए में बैठ के कर रहे हैं वो भी एक बहुत सुंदर प्रयास है। तो इसके साथ मैं अपनी चर्चा खत्म करूंगा, लेकिन मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगा जब आप और कुछ कुछ बच्चों को हम जूम पे जोड़ेंगे, वो सब हिंदी में बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत बिल्कुल आनंद आएगा। बिल्कुल। एक चीज और, जैसे अभी हम भारत यात्रा में अपने बच्चों को भेजते हैं, जी यहाँ से करीब 10 से लेकर 15 बच्चे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। बहुत ही उसमें टफ इंटरव्यू होता है, और उसमें जाने के लिए बहुत उनको हिंदी का उच्चारण, उसके बाद हिंदी की राइटिंग, और अपना कल्चर कैसा उनके घर में है, कल्चर पे क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब आप सोचिए कि अगर उसमें से 200 बच्चों की एप्लीकेशन आई है तो उसमें 15 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। बहुत तो सुंदर। अभी पिछले साल गए थे भारत यात्रा में, तो वो बाबा रामदेव जी के आश्रम भी गए थे, और बहुत वो सुंदर। उसका लाइव प्रसारण हुआ था उनके जो आस्था आस्था चैनल है। टीवी पे। बहुत सुंदर। और उसमें एक नुक्कड़ नाटक भी हमारे बच्चों ने किया था। तो मैं उसकी भी बहुत सुंदर। कोई मेरे पास अगर होगा वीडियो तो मैं आपको भेजूंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी चीजें सब हम लोग उसका उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने वहां से जुड़े कल्चर से, नहीं, आपने क्योंकि बहुत प्रेरणा। सुंदर इसके अराउंड आपने चार्म क्रिएट कर दिया है, अगर मैं यूज कर दूं ग्लैमर भी क्रिएट कर दिया कि भाई हिंदी सीखोगे तो आपको मंच भी मिलेगा, आप न्यूयॉर्क में काउंसलेट में भी जाके प्रदर्शित होंगे, आप भारत में भी जाएंगे तो बाबा रामदेव जैसे व्यक्तित्व से मिल पाएंगे। तो आपने ये बहुत सुंदर करा, आपने इसे भाषा तक नहीं जोड़ा, आपने इसे कल्चरल एक बड़ा अच्छा जामा पहना दिया, और बच्चे अब प्राइड लेने लगे। तभी आपने कहा होल्ड लगी, अब तो आपको एडमिशन के लोग लेने आते हैं कि भाई मुझे भी हिंदी सिखा दो। तो ये बहुत सुंदर आपने उसके अराउंड आवरण आवरण डाला है, बहुत सुंदर। लेकिन प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो आप ही लोग हैं। भारत, जब तक भारत मजबूत बना रहेगा, तो ये हम लोगों का भी प्रयास है और आपका भी प्रयास है। जब तक भारत मजबूत बना रहेगा, तब तक ये जो हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, भाषा है, सब वो जो है वो जीवित रहेंगी। और भारत अगर मजबूत नहीं रहा और कमजोर पड़ गया, तो बहुत सी चीजें जो हैं, तो हम लोग तो जो यहाँ पे बैठ के शांति जी कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है। पहले हम कहते थे कि जो भारत से चला गया वो ब्रेन ड्रेन हो गया, भारत का ब्रेन चला गया, लेकिन अभी अब उल्टी बात शुरू हो गई कि जो वहां बैठा है वो हमारे लिए सॉफ्ट पावर है। तो अगर अगर आप वहां पे इलेक्शन डिसाइड कर पाते हैं, या इलेक्शन में आप मतलब पूरी जो भारतीय कम्युनिटी है, हर व्यक्ति जो भी दोनों साइड के पॉलिटिशियन वो कह रहा है कि मेरे पास एक भारतीय व्यक्ति है, मेरे पास भारतीयों का सपोर्ट है, हर आदमी कह रहा है मैं दिवाली मनाऊंगा, उसे फोटो अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ रही है भारतीयों के साथ। तो यही आपकी सॉफ्ट पावर है, और वो भारत को राजनीतिक रूप से जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसमें मदद करेगी। और भारत तो आपने देखा है पिछले 6-7 साल से बहुत प्रगति कर रहा है। जब भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं, तो बल्कि एक जोक भी आया था, शायद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इतने इतने लोग मैं अपने देश में नहीं जमा कर सकता एक बार जितने भारत के प्रधानमंत्री ने लोग इकट्ठे कर लिए। नहीं, वो हाँ रियलिटी है, वो वास्तविकता हाँ। है। और जैसे आपने बोला कि ये पॉलिटिक्स की बात जो है, तो अभी यहाँ के जो दोनों साइड के, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन है, दोनों भारतीय वोट्स मांग रहे हैं। आपने देखा कमला हैरिस इसीलिए खड़ी की गई है जी नहीं। कि उसको भारतीयों के वोट मिले, और ट्रम्प जो है वो भी वोट मांग रहे हैं। तो ये दोनों साइड से, तो बहुत बल्कि अच्छी जो बात है। जो जो रिपब्लिकन पार्टी का जो प्रोमो वीडियो आया है, उसमें उसमें काफी कम से कम 8-9 मिनट 8-9 सेकंड का स्टिल है जिसमें ट्रंप और मोदी आपस में बात कर रहे हैं। नहीं तो सोचिए, मेरे इलेक्शन कैंपेन में मैं विदेश के एक प्रधानमंत्री का के साथ क्यों अपनी एसोसिएशन दिखाऊंगा, और उसमें कोई और बिल्कुल। ज्यादा राजनीतिक लोग नहीं है विश्व से। तो राइट। यानी उनको भारत और नरेंद्र मोदी की छवि को अपने लिए, उनको लिए अच्छी लग रही है वो छवि उनके लिए। तो ये बिल्कुल। ये सॉफ्ट पावर है। भारत, आपने जैसा कहा कि भारत को मजबूत होना है, 6-7 साल से हम देख रहे हैं भारत बहुत जोर से प्रगति कर रहा है, और किस तरह से कोरोना काल में भी भारत सुदृढ़ रहा। तो जी। हम यहाँ बैठ के भारत को मजबूत करते हैं, आप लोग वहां बैठ के भारत को मजबूत करते रहिए। बिल्कुल। और मैं आपके पास फिर आऊंगा। बिल्कुल अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। जी 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 जी, धन्यवाद, बहुत बहुत ये धन्यवाद। नमस्कार शांतनु जी।